वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस थ्योरी की बात करने जा रहे हैं वो इकोनॉमिक्स में सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ डिमांड। ये थ्योरी जब भी हम इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले पढ़ाई जाती है, क्योंकि यही थ्योरी बाद में आने वाले इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स का बेस फॉर्म करती है। सो लेट्स बिगिन विद आवर थ्योरी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हमारे पास आएगी इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ डिमांड। Demand refers to the quantity of a good or service that consumers are willing and able to purchase at various price levels during a given time period. अब अगर हम कोई गुड को ख़रीदना चाहते हैं, सिर्फ वो चाहत या डिज़ायर ही डिमांड नहीं कहलाती, वो हमारी दो और चीज़ों के साथ बैक्ड अप होनी चाहिए, जैसे कि विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। अगर हम किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं तो पहले तो हम उसको खरीदने के लिए पैसे देने के लिए विलिंग होने चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, हमारे पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आज अगर मैं उसको ख़रीदना चाहूँ तो मैं आज वो गुड मैं ख़रीद के ले आऊँ, इतनी मेरी एबिलिटी होनी चाहिए। सो तीन चीज़ें जो डिमांड को बनाती हैं वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल द डिज़ायर फॉर अ गुड, देन द विलिंगनेस टू परचेज दैट गुड, एंड थर्ड द ability to purchase that good. All these three components combine to form a demand for a good. आगे चल के अगर हम बात करें तो हमारे पास है डिमांड फंक्शन। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब भी हम किसी फंक्शन की बात करते हैं, कोई भी फंक्शन हो वो चाहे, एक फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स, कि कैसे दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं और कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अगर इस चीज़ को हमें पढ़ना है तो हमें किसी ना किसी फंक्शन को पढ़ना चाहिए, और आज हम जिस फंक्शन की बात कर रहे हैं वो है डिमांड फंक्शन। Demand function represents the relationship between the quantity demanded of a good or service and its determinants, such as the price of the product, consumer income, prices of related good, and so on. यहाँ पे हम जो ये नीचे फंक्शन देख पा रहे हैं, क्यू डी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पी वाई पी आर टी ओ एंड सो ऑन, ये है हमारा डिमांड फंक्शन। ये जो f है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ फंक्शन। क्यू टी यहाँ पे हमारे पास है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड और सर्विस। अब ये कौन से फैक्टर्स के साथ अफेक्ट होती है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है P, दैट इज़ द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस। देन वी हैव Y, विच इज़ कंज्यूमर्स इनकम, कि कंज्यूमर कितनी इनकम लेता है। ऑफ कोर्स हम जितनी इनकम लेंगे उसी अकॉर्डिंग हम गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करेंगे। अगर हम बहुत रिच हैं तो हम लग्जूरियस गुड्स डिमांड कर सकते हैं, और अगर हम पुअर हैं तो हम इन्फीरियर गुड्स या नॉर्मल गुड्स ही डिमांड कर सकते हैं। और पी आर इज़ द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड होते हैं। रिलेटेड गुड्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, सब्सटीट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। सब्सटीट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, टी यानी कि चाय और कॉफ़ी। चाय अवेलेबल नहीं है तो हम कॉफ़ी भी पी सकते हैं, और कॉफ़ी अवेलेबल नहीं है तो हम चाय भी पी सकते हैं। सो दीज टू गुड्स आर सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट गुड्स, एज द नेम सजेस्ट, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत क्लासिक एग्ज़ाम्पल है चॉक एंड ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड जो है वो खाली पड़ा तो किसी काम का नहीं है। अगर उसके ऊपर हम चॉक के साथ लिखेंगे तभी जाके उसका यूज़ हमारे पास आएगा। और चॉक का भी सिंपल वैसा ही है, चॉक हम कहीं भी लिखने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वी नीड अ ब्लैक बोर्ड और अ प्रॉपर सरफेस फॉर इट जिसके ऊपर हम लिख सकें। सो दीज गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। और
अब जो ये सब्स्टिट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स होते हैं जो कि रिलेटेड गुड्स होते हैं, उनका प्राइस भी किसी गुड की डिमांड को अफेक्ट करता है। Then we have tea. टी रिप्रेजेंट्स कंज्यूमर्स टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, कि कंज्यूमर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। ऑफ कोर्स जो हमें पसंद होगा हम वही खरीदेंगे, और जो हम प्रेफर करते हैं हम वही खरीदेंगे रादर देन जो चीज़ हमें नहीं पसंद। देन ओ स्टैंड्स फॉर अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट्स आर ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स, कि अगर एडवर्टीजमेंट किसी गुड की हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छे से मार्केट किया गया है वो गुड, और लोग फिर सोचेंगे कि यार ये गुड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो क्यों ना हम इसको ख़रीद के देखें। सो दैट advertisement also affects the quantity demanded of that particular good। तो ये डिमांड फंक्शन में हमारे पास क्यूडी यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड कैसे और दूसरे फैक्टर्स के साथ अफेक्ट होती है, फैक्टर ये डिमांड फंक्शन हमें वो शो करता है। मूविंग अप वी हैव लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांडेड है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है, सेटरस पैरिबस। सेटरस पैरिबस का मतलब होता है ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जब भी हम किसी गुड और उसके प्राइस की बात करें तो दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है। मतलब अगर एक चीज़ का प्राइस कम होगा तो हम वो गुड को ज़्यादा खरीदेंगे, और अगर उस गुड का प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो हम उस गुड को कम खरीदेंगे। हो गया ना इन्वर्स रिलेशनशिप, कि एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ कम हो रही है, और अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है। सो दिस इज़ द इन्वर्स रिलेशनशिप। अगर हम उसी लॉ ऑफ डिमांड को डायग्रामेटिकली शो करना चाहें तो हम उसको कुछ इस तरीके से शो करेंगे। देखिए एक्स एक्सिस पे हमारे पास है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड, और वाई एक्सिस पे हमारे पास है प्राइस ऑफ द गुड। अब जैसे जैसे आप देखेंगे कि प्राइस बढ़ता जा रहा है वो गुड का, वैसे वैसे वो गुड हम कम डिमांड करते जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब प्राइस था उस गुड का $1, तो हम उसकी 500 क्वांटिटी को डिमांड कर रहे थे। जैसे प्राइस इंक्रीज़ हुआ, प्राइस बढ़ के 2 हो गया, तो हम उसकी क्वांटिटी डिमांड हमने उसकी कम कर दी। मतलब अब हम उसकी कम क्वांटिटी को परचेज़ करेंगे, और जैसे जैसे और ऊपर प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। और जब भी किसी चीज़ का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, जब भी टू वेरिएबल्स का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, तो वो दोनों के बीच का जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जैसे कि हम डिमांड कर्व में देख सकते हैं, ये जो डिमांड कर्व है ब्लू कलर की ये लाइन, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो ये शो करती है हमारे लॉ ऑफ डिमांड को भी, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जा रही है। मतलब दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है। वी हैव द रीजंस फॉर नेगेटिव स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व, कि जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है diminishing marginal utility. Consumers are willing to pay less for more. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रही हूँ जिसको आप आगे जाके देख सकते हैं, पर थोड़ा सा मैं आपको अभी बता देती हूँ कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि पहली बात तो यूटिलिटी होता है किसी चीज़ की सेटिस्फाइंग पावर, किसी गुड की सेटिस्फाइंग पावर। सपोज़ करिए आपको बहुत प्यास लगी है, आपने एक गिलास पानी का पी लिया, उससे आपकी प्यास बहुत ज़्यादा कम हो गई और आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुए। और अगर आप उसके ऊपर दूसरा गिलास पानी का पिए तो फिर जो खुशी आपको पहला गिलास पानी पीने पे मिली थी, अब वो दूसरा गिलास पीने पे उतनी खुशी या उतनी सेटिस्फैक्शन तो आपको मिलेगी नहीं। और अगर अब आपको कोई कहे कि यार
तीसरा और चौथा ग्लास और पी लो, तो आप उसको पियोगे क्या? नहीं पी पाओगे, क्योंकि आपकी जो यूटिलिटी थी, जो सेटिस्फाइंग पावर थी पानी की, जो आपकी थर्स्ट के कारण आपको चाहिए था, वो तो कम होती जा रही है। सो क्या होता है कि जब भी कंज्यूमर्स किसी चीज़ को ख़रीदना शुरू करते हैं, तो दे पे लेस फॉर मोर, कि वो कहेंगे कि चलो, अगर मैं उसकी ज़्यादा क्वांटिटीज़ ख़रीद रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा क्वांटिटीज़ के लिए कम पैसे दूंगा। नेक्स्ट वी हैव इनकम इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट ना सिंपल सी बात है कि देखिए, या तो आपकी इनकम कम हो जाए। जब आपकी इनकम कम हो जाएगी, तो जो चीज़ें पहले आपके लिए लाइक नॉर्मल थी, अब वो महंगी हो जाएंगी। तो अब आप उन चीज़ों को कम खरीदोगे आगे से। या इस तरीके से हम बात कर लें कि सपोज़ कीजिए किसी गुड का प्राइस कम हो गया है। अगर टमाटर का प्राइस कम हो जाता है, तो हमारी रियल इनकम इंक्रीज़ हो जाती है। रियल इनकम को बेसिकली हम कहते हैं नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय द जनरल प्राइस लेवल, अगर हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें। पर वैसे रियल इनकम होती है कि हम कितने गुड्स हमारी गिवन इनकम में ख़रीद सकते हैं, वो चीज़ हमारी रियल इनकम को शो करती है। अब देखिए, किसी चीज़ का प्राइस कम हो गया तो हमारी रियल इनकम ज़्यादा हो गई है, मतलब अब हम ज़्यादा गुड्स खरीद सकेंगे, तो हमारी परचेजिंग पावर ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हम अपनी क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड करेंगे। सो दैट इज़ अनदर रीज़न why our demand curve slopes downward और is negative sloping। आगे हमारे पास है substitution effect। When a goods price decreases, it becomes relatively cheaper than other goods, leading consumers to buy more of it and less of the expensive alternatives, causing an increase in quantity demanded। कि चाय और कॉफ़ी में से चाय का जो प्राइस है वो कम हो गया। अब इसका मतलब चाय आगे से ज़्यादा सस्ती हो गई, ऑब्वियसली कॉफ़ी से भी ज़्यादा सस्ती हो गई। तो हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि कॉफ़ी तो चलो महंगी है, हम उसको नहीं इतना ख़रीदते, और चाय जो कि अब सस्ती हो गई है, हम उसको ज़्यादा लेते हैं। तो क्या होगा कि जब चाय का प्राइस कम हुआ, तो हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया विद अदर गुड्स, हमने कॉफ़ी के साथ उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ज़्यादा क्वांटिटी हम चाय की ख़रीदने लग गए। सो आप देख रहे हो कि एक चीज़ का प्राइस कम हो रहा है, तो उसकी क्वांटिटी हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। हो गया ना इन्वर्स रिलेशनशिप। तो डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड। नेक्स्ट वी हैव डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अभी हमने जो भी डिटर्मिनेंट्स पढ़े, उनको हम अच्छे से बताते हैं कि कौन से फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं हमारी डिमांड को। इनकम, जब किसी भी गुड की हम बात, कंज्यूमर की बात करते हैं, अगर तो उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, तो वो आराम से लग्जरी गुड्स भी खरीद सकते हैं, नॉर्मल गुड्स भी खरीद सकते हैं। नॉर्मल गुड्स होते हैं जो हम जनरली हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़रीदते हैं। इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जो पुअर लोग होते हैं उनको ख़रीदने पड़ते हैं। इसकी क्लासिक एग्जांपल आपको बताऊं, देखो राइस होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है बासमती राइस, और एक होता है वो जो टोटा वाला जो राइस होता है, वो वाले दो टाइप्स के हमारे पास राइस होते हैं। जो दूसरा इन्फीरियर क्वालिटी का होता है, जो हम बासमती राइस है वो एक नॉर्मल गुड है, मतलब अगर हमारी इनकम अच्छी खासी है या मिडिल क्लास लेवल तक भी है, तब भी हम बासमती राइस ख़रीद सकते हैं। पर अगर हम पुअर हैं, तो हमें वो इन्फीरियर क्वालिटी वाला राइस ख़रीदना पड़ेगा। तो ये जो दो गुड्स के बीच में हमने डिस्टिंग्विश किया, नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड। अब अगर हम अच्छा खासा कमाते हैं या हम अमीर हैं, तो हम नॉर्मल गुड या लग्जरी गुड्स पे अपनी इनकम स्पेंड कर सकते हैं। तो हमारी डिमांड भी नॉर्मल गुड्स या लग्जरी गुड्स के लिए होगी। पर अगर हम पुअर हैं, तो हम सिर्फ इन्फीरियर गुड्स के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं, तो हमारी डिमांड भी सिर्फ इन्फीरियर गुड्स के लिए होगी। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये मैंने अभी आपको पहले बताया कि अगर हम किसी चीज़ को, हमारे जो टेस्ट्स हैं, हमारे जो प्रेफरेंसेस हैं, हम क्या पसंद करते हैं और क्या नापसंद करते हैं, हम किसी चीज़ को उसी हिसाब से खरीदेंगे ना। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ गुड। देन
अभी मैंने सब्स्टिट्यूट से कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स आपको समझाए कि अगर, अब देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि अगर चाय और कॉफ़ी की ही बात करते हैं, अगर हमने अभी बात की थी ना कि चाय का प्राइस कम हो गया तो फिर हम चाय को ज़्यादा खरीदेंगे और कॉफ़ी को नहीं खरीदेंगे। तो चाय का प्राइस कम होने पे कॉफ़ी के ऊपर, कॉफ़ी की डिमांड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ कि कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट गुड था चाय, उसका प्राइस कम हुआ तो हमने कॉफ़ी को डिमांड करना कम कर दिया। और अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट गुड की, तो अगर पेन का प्राइस बढ़ा या कम हुआ तो हम और ज़्यादा पेपर खरीद लेंगे। हम पेन तो खरीद ही रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, उसके साथ साथ हम पेपर भी ज़्यादा खरीद लेंगे। और अगर सेम साइड पे अगर पेन का प्राइस ज़्यादा हो गया तो फिर हम ना तो पेन ज़्यादा खरीदेंगे ना ही पेपर ज़्यादा खरीदेंगे, तो पेपर की भी क्वांटिटी जो डिमांड है वो अपने आप ही कम हो गई। सो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट गुड्स जो कि रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइसेस इस तरीके से किसी चीज़ की क्वांटिटी के डिमांड को अफेक्ट करते हैं। देन देयर इज़ पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक्स, इसमें आता है पॉपुलेशन साइज एंड कॉम्पोजिशन। पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन साइज़ की। पॉपुलेशन साइज़ क्या होता है कि एक एरिया में कितने लोग हैं। सपोज़ कीजिए कि एक एरिया में 100 लोग रहते हैं तो वो उतने ही गुड्स डिमांड करेंगे। और अगर हम बात करें कि सिमिलरली दूसरे एरिया में 1000 पीपल रहते हैं तो फिर वो ज़्यादा डिमांड करेंगे। सो अगर हमारा पॉपुलेशन साइज़ कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड किसी चीज़ की कम होगी, और अगर पॉपुलेशन साइज़ ज़्यादा है तो हम जो क्वांटिटी डिमांड करेंगे गुड की वो ज़्यादा करेंगे। अगली बात है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि एक पॉपुलेशन में कितने बच्चे, कितने मिडिल एज्ड पीपल, कितने बूढ़े हैं। अब आप देखिए, जो सबसे ज़्यादा चीज़ें डिमांड करेंगे वो होंगे मिडिल एज्ड पीपल। क्यों? क्योंकि मिडिल एज्ड पीपल ही बच्चों को भी संभालते हैं और मिडिल एज्ड पीपल ही जो ओल्ड पीपल को संभालते हैं। मिडिल एज पीपल अपने ऊपर तो खर्चा करते ही हैं, साथ में बच्चों और बूढ़ों के ऊपर भी खर्चा करते हैं। तो अगर तो किसी एरिया के पॉपुलेशन में जवान जवान लोग ही हैं तो वो सबसे ज़्यादा गुड्स डिमांड करेंगे। और अगर एक एरिया में सिर्फ बच्चे ही बच्चे हैं तो बच्चे खुद तो डिमांड कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास अपने कुछ खुद खुद की कोई इनकम नहीं होती। और सेम अगर हम बात करें ओल्ड पीपल की, तो ओल्ड पीपल भी दूसरे जो जवान लोग होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, तो वो तो खुद डिमांड करेंगे नहीं। तो ऐसे जो कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है वो ऐसे डिमांड को अफेक्ट करती है। देन वी हैव कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर फ्यूचर के जो प्राइसेस होंगे अगर वो सोच के चल रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे, आप सोच लीजिए कि आगे जाके महंगाई और होने लगी है, तो आप क्या करेंगे कि अभी प्रेजेंट में सारा सामान ज़्यादा खरीद के रख लेंगे कि बाद में प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे, चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और अगर जो कंज्यूमर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में जो प्राइसेस है वो कम हो जाएंगे, तो फिर जो हमारी डिमांड है वो भी पोस्टपोन हो जाएगी। जो कंज्यूमर है वो कहेगा कि बाद में जो गुड्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे तो मैं बाद में ही ख़रीद लूँगा, अभी ख़रीद के क्या करना है। सो दिस इज़ हाउ द फ्यूचर प्राइस एंड एक्सपेक्टेशंस अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ अ गुड। देन वी हैव एडवर्टीज़मेंट्स, वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि जिस चीज़ की एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा होगी लोगों को लगेगा कि वो बहुत ही पॉपुलर चीज़ है तो उसको ट्राई करने की भी कोशिश करेंगे और उस हिसाब से उसकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड में देखिए हमारे पास पहले तो आता है इंडिविजुअल डिमांड, कि जो एक इंसान की अगर हम बात करें, एक पर्सन की बात करें, वो कितनी चीज़ें डिमांड कर रहा है, दैट इज़ इंडिविजुअल डिमांड। देन वी हैव मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में क्या होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, उन सब की डिमांड्स को ऐड करके जो टोटल डिमांड बनी, एग्रीगेट डिमांड बनी, वो होती है मार्केट डिमांड। सिंपल सी बात है, बस एडिशन हो रहा है। डिराइव्ड डिमांड,
Demand for a good that arises from the demand for another good. For example, demand for steel in the automotive industry. अब क्या होता है, कुछ गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड दूसरे गुड्स की डिमांड्स के कारण ही आती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने अभी ये एग्ज़ाम्पल दी कि डिमांड फॉर स्टील इन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री. ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में अब स्टील बहुत ज़्यादा चाहिए. तो अगर कोई इंडस्ट्री है जो कि ऑटोमेटिव गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, तो एक तो पहले तो वो ऑटोमेटिव गुड्स की डिमांड के साथ जो डिराइव हुई डिमांड वो है स्टील की डिमांड. मतलब एक गुड की डिमांड बढ़ने के कारण या कम होने के कारण दूसरे गुड की डिमांड बढ़ी या कम हुई, दैट इज डिराइव्ड डिमांड. नेक्स्ट वी हैव शिफ्ट्स इन डिमांड वर्सेस मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. अगर हम बात करें मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की, तो एक चीज़ ना आप दिमाग में बिठा के रख लो कि जब भी किसी चीज़ का प्राइस चेंज होगा, जब भी उसका प्राइस चेंज होगा, तो ये जैसे ये डिमांड कर्व है ना, उसके अलोंग ही शिफ्ट आएगा. मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब तो प्राइस है $1 तो हम 500 गुड्स कर रहे थे डिमांड. अगर प्राइस बढ़ के हो गया $2 तो हम 400 गुड डिमांड करने लग गए. क्या हुआ, सिर्फ प्राइस में चेंज आया. जब से प्राइस में चेंज आएगा तो हम डिमांड कर्व के ऊपर ही मूव करेंगे. मतलब पहले हम यहाँ पे थे इस पॉइंट पे, जब प्राइस बढ़ गया तो हम मूव होके इस पॉइंट पे आगे डिमांड कर्व के. सो दीज आर मूवमेंट्स अलोंग डिमांड कर्व. दूसरी तरीके के शिफ्ट्स होते हैं या मूवमेंट होती है जहाँ पे डिमांड कर्व पूरी की पूरी उठ के ही राइटवर्ड, जैसे कि यहाँ पे राइटवर्ड दिखाया गया है, पूरी की पूरी डिमांड कर्व उठ के ही राइटवर्ड आ गई, या पूरी की पूरी डिमांड कर्व उठ के यहाँ पे लेफ्टवर्ड्स आ जाती है. ये कब होता है, जब फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द गुड, खुद जो गुड के खुद के प्राइस के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स में चेंजेस आता है, तो क्या होता है कि पूरी की पूरी डिमांड का भी उठ के शिफ्ट हो जाती है. अगर तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो हमारे पास आता है राइटवर्ड शिफ्ट, मतलब राइट साइड की तरफ डिमांड शिफ्ट हो जाती है. और अगर आता है, अगर जो डिमांड कम हो जाती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है, मतलब डिमांड का शिफ्ट्स टू द लेफ्ट. नेक्स्ट वी हैव एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. एक्सेप्शंस की हम बात करते हैं, ज़रूरी नहीं होता, वो कहते हैं ना कि दुनिया में कोई ना कोई एक्सेप्शन होती ही है हर चीज़ की, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती. तो वैसे ही जो लॉ ऑफ डिमांड है जो कि कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, ये भी जो लॉ ऑफ डिमांड है ये भी एब्सोल्यूट, ये भी परफेक्ट नहीं है. इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि नंबर 1, गिवन गुड्स. Given goods are inferior goods for which the income effect outweighs the substitution effect. As the price of a given good rises, consumers' real income decreases, leading them to buy more of given good and less of other goods, defying the typical demand behavior. मान लीजिए कि एक इंसान पॉवर्टी के वर्ज पे है, मतलब वो पूरे तरीके से पुअर नहीं है, पर अगर बात करें कि वो नॉर्मल तरीके के वो राइस ख़रीद रहा है. अब क्या हुआ, नॉर्मल तरीके के राइस का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया. अब वो क्या करेगा, उसकी रियल इनकम डिक्रीज़ हो गई, मतलब वो उसकी परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो गई. तो अब वो क्या करेगा, जो इन्फीरियर क्वालिटी का राइस है वो ख़रीदना शुरू कर देगा. तो क्या हुआ, किसी बंदे की रियल इनकम डिक्रीज़ होने पे भी जो इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स हैं उनकी डिमांड राइज कर रही है. तो वो कौन से गुड्स हो जाएंगे, गिवन गुड्स हो जाएंगे. देन वी हैव वेबल गुड्स. वेबल गुड्स आर लग्जरी गुड्स दैट एग्जिबिट upward sloping demand curves. As the price of a Veblen good increases, its prestige, value, and status appeal also rise, leading to higher demand from consumers who associate higher prices with higher quality or social status. तो क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा है तो इसका मतलब वो तो बाकी गुड्स से ज़्यादा अच्छा होगा.
और वो प्रेस्टिजियस होगा, तो वो क्या करते हैं कि अगर ऐसे गुड्स की डिमांड, वेबल एंड गुड्स इनको कहा जाता है, अगर ऐसे गुड्स का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो लोग उसको डिमांड करना और कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसका प्राइस इंक्रीज़ हुआ है तो इसकी जो प्रेस्टीज वैल्यू है, इसका जो सोशल स्टेटस है, वो भी और इंक्रीज़ हो गया है। अब आईफोन्स हैं, जनरली वो दूसरे फ़ोन्स से महंगे हैं, पर फिर भी जब भी कोई नया एडिशन आता है आईफोन्स का, वो पहले वालों से तो ऑब्वियसली महंगा आता है, पर फिर भी उनकी इतनी डिमांड क्यों होती है? बिकॉज देयर इज़ ऑल्सो अ प्रेस्टीज वैल्यू एसोसिएटेड विद देम। लोगों को लगता है कि अगर हमारे पास आईफोन होगा तो हमारा सोशल स्टेटस भी अच्छा माना जाएगा, तो चाहे वो महंगा होता है फिर भी लोग आईफोन को ख़रीदना चाहते हैं। सो सच काइंड ऑफ गुड्स आर वेबलन गुड्स। सो दिस सम्स अप आवर theory ऑफ डिमांड। आई होप ये जो हमने theory आज पढ़ी वो आपको अच्छे से समझ आ गई हो। अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई टू सॉल्व एज मच क्वेरीज एज आई कैन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।